जैसे जैसे मानसी के मौसेरे भाई तेजस के विवाह का शुभ दिन निकट आ रहा था, उसके हृदय में उल्लास की लकीरें हिलोरे ले रही थी। घोड़ी चढ़ी की रस्म में यह मखमली हरी साड़ी पहनूंगी और बारात के लिए वह सुनहरी लहंगा, सभी आत्मयजनों से भेंट होगी। आह, कितनी आनंद आएगा। मानसी अपने मन के भीतर उमड़ते भावों को संजो रही थी। अपने दोनों बच्चों बित्री और पूरू को पास बुलाकर उन्हें परिधान पहनाकर मानसी उनकी वेशभूषा भी निश्चित करने में तसल्ली थी। उनके लिए चॉकलेट और खिलौने का उपहार लाने वाले तेजस मामू के विवाह की बात सुनकर दोनों बाल हृदय भी प्रसन्नता से भर उठे थे। पापा आ गए। आज तेजस मामा आए थे और हमारे लिए ये स्वादिष्ट चॉकलेट लाए थे। उनके विवाह में हम खूब धमाका मचाएंगे। गाड़ी के हॉर्न की ध्वनि सुनते ही दोनों उत्सुक बच्चे अपने माता पिता हरीश को यह शुभ समाचार देने और दिखाने के लिए घर के द्वार की ओर दौड़ पड़े। कुछ क्षणों पश्चात मानसी रसोई में चाय बनाते हुए अपने पति हरीश की ऊंची ध्वनि सुन रही थी। ना जाने किस बात पर वो बच्चों पर बरस पड़े। आवश्यकता नहीं है अधिक उछल कूद मचाने की, कोई कहीं नहीं जा रहा। चलो दोनों चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। बच्चे हैं, अवश्य ही कोई शरारत की होगी। उनके पापा के तीव्र स्वभाव से परिचित हैं, फिर भी ध्यान नहीं रखते। कितना समझाती हूँ कि पापा को क्रोधित ना किया करो। मन में सोचते सोचते मानसी चाय लेकर हरीश के समीप पहुँची। लीजिए तेजस के विवाह की यह मिठाई चखिए। आज मौसा जी और स्वयं तेजस विवाह का निमंत्रण पत्र लेकर पधारे थे। बार बार आग्रह कर रहे थे कि माँ जी पिताजी सहित हम सभी को विवाह की प्रत्येक रस्म में सम्मिलित होना है। मानसी ने मिष्ठात्र की प्लान हरीश की ओर बढ़ाते हुए कहा। मिष्ठात्र के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए ही हरीश ने मानसी पर व्यंग बांग छोड़े। क्यों अले बुद्धि की बातें करती हो? बच्चे से भी कह दिया तुमने कि हम सब विवाह में जाएंगे। क्यों जाएंगे हम विवाह में, जब उन्होंने माँ को ही निमंत्रित नहीं किया? क्या हम मूर्ख हैं कि बिना बुलाए मेहमान की भांति कहीं भी मुंह उठाकर चले देंगे? अपने पति की कटु वचनों को सुनकर मानसी स्तंभित रह गई। अब उसे ज्ञात हुआ कि हरीश बच्चों पर क्यों क्रोधित थे। फिर भी स्वयं को संयमित रखते हुए वह बोली, मौसा जी ने आमंत्रित पत्र और मिष्ठान का डब्बा माँ जी के कमलों में ही सौंपा था और उनसे और पिताजी से हाथ जोड़कर विशेष अनुरोध किया था कि वो बड़े हैं, उनके आशीर्वाद से वर वधू के भावी जीवन का शुभ आरंभ होगा तो अत्यंत शुभ होगा, इसीलिए वो विवाह में अवश्य पधारे। मानसी, तो क्या माँ असत्य कह रही है? हरीश ने प्रश्न किया। कहीं कोई भ्रांति हुई है? मेरे समक्ष ही उन्होंने माँ जी को विनयपूर्वक विवाह का निमंत्रण दिया है। आप तो अभी घर आए हैं, माँ जी से आपकी वार्तालाप कहाँ हुई है? चलिए हम माँ जी के पास चलते हैं, आप उन्हीं से सत्य जान लीजिए। मानसी ने उत्तर दिया। मैं घर में नहीं था तो क्या सच में पहले ही जान चुका हूँ। माँ ने मुझे फ़ोन पर सब बता दिया था, परंतु तुम्हें तो अपने मायके का पक्ष लेने की उनकी चुस्कियाँ पर आवरण डालने की आदत है। तुम्हारे पति के अनुपस्थिति में वे लोग निमंत्रण पत्र देने आ गए और तुम्हें किंचित भी फर्क नहीं पड़ रहा। दामाद किस प्रकार के नखरे दिखाते हैं और किस भांति उन्हें मनाया जाता है तुम क्या जानो? हरीश ने अपनी भड़ास निकाली। आप जानते हैं कि वो आज इसीलिए निमंत्रण पत्र देने आए थे क्योंकि आज आपका अवकाश था। वो लोग रास्ते में थे तो आपको एक आवश्यक मीटिंग में जाना पड़ा। इसमें उनकी क्या गलती है? परंतु उन्होंने मेरे सामने ही आपको फ़ोन किया था और मैंने सुना था कि आपसे भेंट न कर पाने का क्रोध प्रकट करते हुए किस प्रकार मौसी जी ने आपको सम्मान देते हुए विवाह में सम्मिलित होने का अनुरोध किया था। मानसी ने स्पष्टता से कहा, क्या हम सड़क पर बैठे हैं जो फ़ोन द्वारा निमंत्रण देने से ही उठकर चल देंगे? ध्यान से सुन लो, जब तक वो पुनः आकर मेरी उपस्थिति में माँ जी और पिताजी को मान सम्मान सहित नहीं बुलाएंगे, हमारे घर से कोई विवाह में सम्मिलित नहीं होगा, तुम भी नहीं। हरीश ने मानसी को अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। यह सब सुनकर मानसी के हृदय में क्रोध की अग्नि ज्वालित हुई, परंतु फिर भी उसने हरीश को समझाने का प्रयास किया। हमारे कर्तव्य है कि मौसा जी को नखरे दिखाने के बजाय हम उन्हें सहयोग प्रदान करें। हम उनके सगे पुत्र दामाद नहीं हैं, वो फिर भी हमें इतना आदर देते हैं। जब हमारा संबंध निश्चित हुआ था तो मौसा जी कितने
प्रसन्न हो गए थे कि मैं वधू बनकर उन्हीं के नगर में आ रही हूँ। हमारे विवाह 10 वर्ष होने को आए, परंतु मौसी मौसा जी ने दिवाली, संक्रांति आदि प्रत्येक पर्व पर नेक भेजा। तेजस्वी प्रत्येक रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने आया। अपनी बारी आने पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनकी खुशी में सहर्ष शामिल हो। हरीश अभी भी अपने निर्णय पर अटल था। देखो मानसी, मैंने कहा न कि जैसे दामाद और उसके माता पिता को निमंत्रण किया जाना चाहिए, वैसे बुलाएंगे तो जाने के विषय में विचार करेंगे, अन्यथा नहीं। विचार करेंगे? हरीश के इन शब्दों ने मानसी के तन मन मुख को भेद दिया। बातों को अधिक तौल न देने वाली मानसी से अब सहन न हुआ। हम विवाह में नहीं भी गए तो उनकी अपनी 2 पुत्रियां और दामाद है संपूर्ण रस्म निभाने के लिए। आजकल कोई सगे दामाद के नखरे नहीं उठाता, हमारे क्यों उठाएगा? विवाह में सम्मिलित होकर हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। रिश्ता पर सफर सम्मान से पोषित होते हैं। दोनों पक्षों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। मैंने केवल विवाह की रस्में में शामिल होंगी, बल्कि उनसे फ़ोन करके भी कहूँगी कि विवाह के कुछ कार्य मुझे भी सौंप दे। आप सबकी जैसी इच्छा है वैसे करें। हरीश ने मानसी से ऐसे उत्तर की अपेक्षा स्वप्न में भी नहीं की थी। विवाह में तो वह स्वयं भी जाना चाहता था, परंतु वह और उसके माता पिता लड़के वाले होने के अपने दम को त्यागते ही नहीं थे। सम्मान देने से सम्मान प्राप्त होता है, यह वो कभी समझना ही नहीं चाहते थे। वो तो मानसी के मायके वालों को झुकाने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे, उन्हें नखरे दिखाकर स्वयं को श्रेष्ठ अनुभव करते थे। मानसी ने दृढ़ता से कहा, आज तक मेरे मायके की रिश्तेदारी में जितने भी आयोजन हुए हैं, प्रत्येक बार आपने नाटकबाजी की है, प्रत्येक बार मेरा हृदय दुखाया है, और अब आप मेरे माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हीं संस्कारों के कारण ही प्रत्येक बार मैंने समझौता किया है। मेरे माता पिता ने मुझे सदैव समझाया है कि ससुराल में तुम्हें सबका हृदय जीतना है। इसके लिए पति और परों के सक्षम थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाओ। मानसी की बात को बीच में काटते हुए हरीश बोला, झुक कहाँ रही हो तुम? जुबान लड़ा रही हो तुम? तो यह सब कहाँ से सीखा? मानसी ने आत्मविश्वास से कहा, आप लोगों की नाटक किए हरकतों सीखा। भली भांति स्मरण है मुझे कि मेरे भाई के विवाह में कितनी मनोबल करवाई, कितने नखरे दिखाए आपने अपने माता पिता की खातिर। मैं शांति रही। बुआ जी के बेटे के विवाह में भी आपने जब कहा कि उन्होंने ठीक से नहीं बुलाया तो मैंने स्वीकार कर लिया, परंतु आज मैं प्रत्यक्षदर्शी रही कि किस प्रकार शादी वाले घर से निकलकर मौसी मौसा जी स्वयं पधारे। माँ जी को बड़ा मान कर उन्होंने मन सम्मान से निमंत्रण दिया, और फिर भी आप लोगों का अकारण अहंग प्रदर्शन। अब जैसे ही हरीश ने कहा विवाह में जाने का स्वप्न त्याग दो और अपना कार्य करो, तो मानसी ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। बहुत हो गया, कोई जाए या न जाए, मैं तेजस के विवाह में अवश्य जाऊंगी, समझौता अब नहीं। निश्चय कर घुड़ चढ़ी के दिन मानसी अत्यंत स्वजित हुई। उसने अपने बच्चों को भी सुंदर रूप से तैयार किया और उनके लेकर अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित ऑटो रिक्शा स्टेट की ओर चल दी। ड्राइविंग रूम में बैठे मानसी के सास ससुर और पति हरीश विस्मृत रह गए। मौसा मौसी एक और बार ना सही, कम से कम वधू मानसी तो विवाह में चलने की अनुनय विनय करते सास ससुर की इच्छा अधूरी रह गई। हरीश को भी एक झटका सा लगा। वह तैयार होकर बैठा था और सोच रहा था कि पूरी चरी में उनको न आया देख अभी मौसा मौसी की ओर से मनोभार भरा फोन आएगा और वो लेने के लिए अपनी गाड़ी भेजेंगे, परंतु मानसी ने तो उनकी अभिलाषा पर पानी फेर दिया। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने का स्व अवसर मानसी के कारण हवा में हो गया, पर मानसी सचमुच चली गई। हरीश के लिए यह अप्रत्याशित था। इस घटना ने चिंतन करने वाला विश्व कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह आत्मविश्लेषण कर बैठा। उसे अपने हाथों से सब कुछ फिसलते हुए प्रतीत हुआ। हरीश के मन में यह विचार पौधा, क्या मैं सचमुच इतना कठोर और संवेदनहीन हो गया हूँ? क्या मेरी अकरन ने मुझे इतना अंधा बना दिया है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रिश्ते की महत्वता को ही भूल गया हूँ? उन्हें ही खो दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? इसमें समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? उसके मन में एक तीव्र वेदना उठी। उसे अपने व्यवहार पर लज्जा आई। उसे महसूस किया कि वह अपने माता पिता की अनुचित बातों का समर्थन करके मानसी का अपमान कर रहा था
वह स्वयं भी इस विवाह में सम्मिलित होना चाहता था, परंतु उसके हंग ने उसे रोक रखा था। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं अपने माता पिता की छोटी शान के लिए अपनी पत्नी और बच्चों की प्रसन्नता को दांव पर लगा रहा हूँ? क्या यह उचित है? क्या यही प्रेम है? क्या यही मेरा कर्तव्य है? क्या यही मेरा संस्कार है? नहीं नहीं, ये तो मेरी बहुत बड़ी हार होगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे स्वयं को बदलना होगा। हरीश जैसे गहरी नींद से जगा हो और तुरंत निर्णय लेते हुए कार लेकर मानसी और बच्चों के पीछे भागा। उधर मानसी और बच्चों ऑटो में बैठ चुके थे। बस ऑटो चलने के ही वाला था कि वहाँ हरीश पहुँच गया और ऑटो वालों को कुछ रुपये देकर मानसी और बच्चों को ऑटो से उतारकर कार में बैठने के लिए कहा। मानसी ने मुंह से सहसा निकाली, शादी में आप भी चल रहे हैं क्या? मौसी अश्वत्थ तेजस का फिर से फ़ोन आया है क्या? नहीं, वो फ़ोन कैसे कर पाएंगे इस समय? वो तो घोड़ी चढ़ी की रस्म और अतिथियों की आओ भगत में बहुत व्यस्त होंगे। तुम ठीक कह रही हो, हमें चलकर उनको सहयोग देना चाहिए। बच्चों की मौजूदगी में हरीश ने प्रत्यक्ष रूप से मानसी से इतना ही कहा, लेकिन हरीश की आंखों और भाव भींगिमाए जैसे पछताव की भावना से कह रही हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी है मानसी। तुम कठोर फैसला लेती तो शायद मैं सुधर की दिशा में एक कदम भी नहीं पड़ता। उधर हरीश के पीछे पीछे घर के बाहर निकल आए उसके माता पिता ने जब दूर से सबको कार में बैठते हुए देखा तो समझ लिया कि अब अपनी सोच को बदलकर बेटा बहू का साथ देने में ही भलाई है। उन्होंने निश्चय किया कि कल बिना किसी नाज नखरे की कुछ देर के लिए वो शादी में अवश्य शारीरिक होंगे। मौसा मौसी के यहाँ पहुँचकर जब मानसी ने हरीश को सबसे संपूर्ण पूर्वक बात करते देखा तो उसे समझौता अब नहीं वाले अपने फैसले पर गर्व होने लगा और उसके अंधरों पर मुस्कान छा